नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको अव्यय के बारे में बताऊंगा। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। ये सदैव एक समान रहते हैं। लिंग, वचन और कारक से इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता। अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना हो। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा एक वचन। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। लेकिन तेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये तेज अव्यय। ठीक। लड़का रात भर जागता रहा, लड़का एक वचन। लड़के रात भर जागते रहे, लड़के बहुवचन। लेकिन भर में कोई परिवर्तन नहीं आया, रात भर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये अव्यय। ठीक। राधा शाम तक आएगी, रमेश शाम तक आएगा। राधा स्त्रीलिंग और रमेश पुल्लिंग, लेकिन शाम तक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहां पर तक अव्यय। ठीक। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उन्हें अव्यय कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चक बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। पहले आते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है। ठीक। अब घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया हुई दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता क्या है कि तेज, इसलिए तेज यहां पर क्रिया विशेषण। तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। पहले आते हैं स्थानवाचक। जो अव्यय स्थिति और दशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक अव्यय कहा जाता है। जो स्थिति और दशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक अव्यय कहा जाता है। जैसे दाहिने, बाएं, पास, निकट, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जहां, कहां, ये स्थानवाचक अव्यय। ठीक। अब आते हैं हम कालवाचक अव्यय। तो जो अव्यय समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आज, कल, परसों, अब तक, दिन भर, रात भर, सुबह, ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अब आते हैं रीतिवाचक। जो अव्यय रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इसलिए, नहीं, मत, जैसे, तैसे, इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं हम परिमाणवाचक। जो अव्यय परिमाण का बोध कराते हैं या नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बस, केवल, और, अधिक, खूब, बहुत, अति, कम, इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक। अब आते हैं रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जो अव्यय बिना किसी अन्य के मेल से स्वतंत्र रूप में आते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण
कहा जाता है। जैसे नहीं, दूर, फिर, ठीक, अचानक, ये मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण। ठीक, अब आते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहां पर, वहां पर, मन से, ये प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। तो जो अव्यय बिना किसी रूपांतर के, जो अव्यय बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वो अपना सिर पढ़े, राक्षस मुझे क्या खाएंगे, लड़का उठकर भागा, ये सभी जो है स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक, जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके तीन भेद हैं, एक प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जैसे के, बिना, भर, तक, वो रात भर जागती रही, वो शाम तक आएगा, तो ये जो है प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। पूर्व, नीचे, तरफ, बाद, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक, अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। बिना, पर्यंत, अपेक्षा, जैसे वो जीवन पर्यंत हिंदी लिखता रहा, सुरेश रमेश की अपेक्षा तेज दौड़ता है, ये जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। ठीक, अब आते हैं समुच्चय बोधक। तो जो अव्यय दो वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जो दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इनमें से इसके दो भेद, पहला संयोजक और दूसरा विभाजक। तो जो दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक, जैसे वा, एवं, तथा, और, ये क्या है, संयोजक है। पिताजी बाजार गए और सब्जी लाए। मैं मार्केट गया और मिठाई तथा फल लाया। ये दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहा जा रहा है। अब आते हैं विभाजक। तो जो अव्यय दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं लेकिन उनके अर्थ को थोड़ा अलग करते हैं, शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं लेकिन अर्थ को थोड़ा अलग करते हैं, उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे या, वा, लेकिन, परंतु, नहीं, बल्कि, चाहे, वरन, ये जो है विभाजक के उदाहरण। ठीक, अब आते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इनमें से जैसे हर्ष बोधक, हर्ष में आहा, वाह, शाबाश, आहा, भारत में जीत गया। शोक बोधक, हाय, ओह, आह, हाय, अब मैं कैसे रहूंगा। आश्चर्य बोधक, क्या, हैं, ये जो है आश्चर्य बोधक के अंतर्गत आते हैं।
अनुमोदन बोधक अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, ये जो है अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आते हैं। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, ये तिरस्कार और अच्छे, ये बहुत गंदी जगह है, ये तिरस्कार बोधक अव्यय। ठीक, अब आते हैं स्वीकार बोधक जी, जी हाँ, हाँ, ये स्वीकार बोधक अव्यय है। संबोधन बोधक अरे, रे, हे, ये संबोधन बोधक अव्यय। देखिए, आपसे बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, इन चारों के बारे में ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि इनके जो है भेद हैं उनके बारे में पूछ ले, नहीं तो इन्हीं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हीं के बारे में पूछा जाए। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।